इंसानों को किसने बनाया? इस सारी एग्जिस्टेंस को चलाने वाला कौन है? हमेशा से ही यह सवाल हमें थोड़ा हैरान करते आए हैं। लेकिन इसी के साथ क्या हो अगर हमें यह पता चले कि ह्यूमंस को बनाने वाले कोई और अलग ही तरीके की स्पीशीज है। आज की मूवी जिसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे वह कुछ ऐसे ही सवालों के ऊपर है। यह मूवी 2012 में आई साइंस फिक्शन मिस्ट्री मूवी है जिसे कि रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटो पर 73% का फ्रेश स्कोर मिला हुआ है। यह मूवी एलियन मूवी की फ्रेंचाइजी का पार्ट है और इस मूवी के ग्राफिक्स और विजुअल की बात करें तो वो एकदम ही शानदार है। अगर इसके बजट की बात करें तो यह 13 मिलियन US डॉलर था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 40 मिलियन US डॉलर था। इसमें हमें मेन रोल में दिखाए जाते हैं माइकल फैसबेंडर एज डेविड, चार्ली थेरोन एज मैरेडिथ, नोमन रपाज एज डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ, लोगन मार्शल एज चार्ली, गाय पियर्स एज पीटर वेलैंड, एड्रिक एल्बा एज कैप्टन जेनैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि अभी पृथ्वी पर किसी भी तरीके की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी बीच यहाँ पर एक स्पेसशिप आता है जिसमें से एक इंसान जैसा दिखने वाला एलियन हमें दिखाई देता है। वह अपने साथ एक बॉक्स लाया होता है। जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलता है हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ लिक्विड सा रहता है। वह जैसे ही वह लिक्विड पी लेता है उसके बाद स्पेसशिप वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि अब इस क्रिएचर पर, जिसे इस मूवी में इंजीनियर का नाम दिया गया है, उस लिक्विड का असर होने लगता है। उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लग जाती है और वहीं पर रह रहे झरने में गिर जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर उस इंजीनियर के DNA से जीवन की शुरुआत हुई। अब सीन आता है 2089 का, जहाँ पर कुछ साइंटिस्टों को गुफा के अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स मिलते हैं जो कि किसी तारों के ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। इसी चीज का पता लगाने के लिए वेलैंड नाम की कॉरपोरेशन एक मिशन पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर के ग्रुप को स्पेसशिप में उस जगह पर भेजने का प्लान करते हैं जहाँ की पिक्चर्स के सिंबल्स इन्हें अर्थ पर मिले थे। इन लोगों को यह बताया जाता है कि इस मिशन से उन लोगों को उन इंजीनियर्स का पता लगाने की कोशिश करनी है जो कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करके गए हैं। लेकिन इस मिशन का असली मोटिव कुछ और ही होता है। दरअसल वेलैंड कॉरपोरेशन का हेड पीटर वेलैंड बहुत ही बूढ़ा हो चुका होता है जो कि किसी तरीके से यह पता लगाना चाहता है कि कैसे उन इंजीनियर की मदद से वह अपने बुढ़ापे से छुटकारा पा सके और कैसे वह अमर हो सके। इसका पता सिर्फ उसकी बेटी, जो कि इस मिशन की इंचार्ज होती है, उसे रहता है और वह खुद उस शिप के अंदर रहती है। साथ ही पीटर वेलैंड भी इसी स्पेस शटल के अंदर ही रहता है, लेकिन किसी को यह बात का पता नहीं लगने दिया जाता। पीटर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो कि इंसानों की तरह दिखता है। वह काफी एडवांस रोबोट है। उस रोबोट का नाम पीटर ने डेविड रखा होता है जो कि शिप के सारे काम को देखता है। अब हम देखते हैं कि 2 साल की लंबी जर्नी के बाद यह शिप उस प्लेनेट पर पहुंच गई है और सारे लोगों को अब उस मिशन के लिए रेडी होने के लिए कहा जाता है। जैसे ही ये शिप उस प्लेनेट पे एंटर करता है, काफी देर तक ढूंढने के बाद इन सारे लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब स्पेसशिप को उस जगह पर ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। सारे साइंटिस्ट उस जगह जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इस प्लेनेट में एटमॉस्फेयर बिल्कुल पृथ्वी जैसा होता है। बस एक चीज की कमी रहती है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होने की वजह से ये लोग ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए यह लोग स्पेशल तरीके का सूट पहनते हैं। जब सारे लोग तैयार हो रहे होते हैं तभी रोबोट डेविड भी यह सूट पहनने लगता है। इस पर चार्ली, जो कि एक साइंटिस्ट है और डॉक्टर शॉ का बॉयफ्रेंड है, वह डेविड को टोंट मारता है और कहता है कि तुम्हें इस सूट की क्या जरूरत है, तुम तो रोबोट हो, तुम्हें कुछ थोड़ी होने वाला है। फिर हमें यह देखने को मिलता है कि मानो डेविड इंसानों की फीलिंग्स को समझ पा रहा है और वह भी एक अलग सी टोन में चार्ली को जवाब देता है, मुझे इंसानों जैसा दिखने के लिए ही बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग उस डोम जैसे स्ट्रक्चर के पास पहुंच गए होते हैं और यहाँ पर शिप पर कैप्टन और कुछ और लोग उनको गाइड करते हैं। उस डोम में पहुंचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यह लोग एक गैजेट लाए हैं जिसकी मदद से इस जगह के अंदर का 3D मैप बनाया जा सकता है और इस 3D मैप को बनाकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस शिप तक पहुंचाई जा सकती है, जहाँ से शिप पर जो लोग हैं वह इनको यह बताएंगे कि उन्हें किस जगह पर जाना है। अब हम देखते हैं कि उन गैजेट्स की मदद से शिप पर इस डोम के अंदर का स्ट्रक्चर तैयार होने लगता है। जैसे ही सब लोग अंदर जाते
करते हैं वह यह देखते हैं कि इस डोम के अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत ही ठंडा है और यहाँ पर एक अजीब से तरीके का लिक्विड भी बह रहा है। यह वही लिक्विड होता है जैसा कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में इंजीनियर पीता हुआ दिखाई दिया था। फिर चार्ली अपने हाथ पर लगे हुए डिवाइस से यह देखकर बताता है कि इस डोम के अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम अर्थ जैसा है और सभी को अपना मास्क उतारने के लिए कहता है। फिर सभी लोग डर कर अपना मास्क उतार देते हैं। इसी बीच डेविड, जो कि एक रोबोट है, आसपास की जगह पर बने हुए सिंबल को देखकर उन्हें डिकोड करने की कोशिश करता है और इसी बीच वह दीवार पर बने हुए कुछ सिंबल को डिकोड करता है और डोम के अंदर एक होलोग्राम चालू हो जाता है। इससे सब लोग डर जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी इंजीनियर्स जो कि होलोग्राफिक इमेजेस रहती हैं वह कहीं पर भाग के जा रही हैं और यह सभी लोग एक गेट की तरफ भाग रहे होते हैं। अब इस होलोग्राफिक वीडियो को देखकर इन सारे साइंटिस्टों को पता लगता है कि वह लोग किस तरफ जा रहे थे। जैसे ही सारे साइंटिस्ट उस गेट के पास पहुंचते हैं, वहां पर हमें पहली बार एक इंजीनियर की बॉडी मिलती है जिसका सिर कटा हुआ था। उसकी कार्बन डेटिंग करके यह पता लगाया जाता है कि यह एक 2000 साल पुरानी बॉडी है। इस बात को जानकर स्पेसशिप के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनकी इंजीनियर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में जो बातें थी वह अब प्रूफ हो चुकी थी। लेकिन जिस गेट के आगे यह बॉडी पड़ी थी वह बंद था और किसी को नहीं पता था कि उसे कैसे खोला जाए। इसी बीच दो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें अब वापस चलना चाहिए स्पेसशिप पर, लेकिन बाकी लोग इस पर ध्यान न देते हुए गेट खोलने की बात कहते हैं और वो दोनों साइंटिस्ट इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और खुद ही अकेले जाने के लिए यहाँ से चल देते हैं। लेकिन फिर बाद में डॉक्टर शॉ भी यह गेट खोलने से मना करती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि डेविड इस गेट के सिंबल को डिकोड करके खोल देता है और गेट खुलते ही हमें यह दिखाया जाता है कि उस इंजीनियर का सर गेट के उस तरफ पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर शॉ यह डिसाइड करती हैं कि वह इस सर को स्पेसशिप में ले जाएंगी और इस पर रिसर्च के काम करेंगी। इसीलिए वह उस कटे हुए सर को अपने बैग में रख लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारे साइंटिस्ट इस गेट के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर वह देख सकते हैं कि सिलेंडर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर जमीन पे वही ब्लैक कलर का लिक्विड बह रहा है। लेकिन जैसे ही ये लोग और अंदर जाते हैं, यह देखते हैं कि इनके यहाँ पे आने से यहाँ के एटमॉस्फेयर में चेंज आने लगा है। तो यह लोग यहाँ से वापस जाने की बात कहते हैं। तभी शिप पर से एक अनाउंसमेंट आती है कि यहाँ पर एक तूफान भी आने वाला है, इसीलिए सब लोगों को शिप पर वापस आने के लिए कहा जाता है। जैसे ही सभी लोग वापस जाने की तैयारी करते हैं, इतने में ही डेविड वहाँ पर रखे हुए सिलेंडर को चुपचाप अपने साथ बैग में छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं कि यह सब लोग शिप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इतने में ही यहाँ पर तूफान भी आ चुका है। सभी लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही ये लोग शिप पर वापस आते हैं, इन्हें पता चलता है कि वह दो साइंटिस्ट जो इनसे काफी देर पहले ही यहाँ पर आने के लिए निकले थे, वहीं पर रास्ता भटक गए हैं। अब यहाँ से ये लोग उन्हें मैसेज देते हैं कि तुम्हें सुबह तक वहीं रहना है क्योंकि अभी तूफान के चलते तुम्हें बचाया नहीं जा सकता है। साइंटिस्टों की टीम सुबह उनके पास ही आ सकी। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर शॉ इंजीनियर के सिर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वह उसके सिर को एक इलेक्ट्रिक पल्स देकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्सेस कंट्रोल न होने की वजह से उस इंजीनियर के सिर में ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेविड जो अपने साथ सिलेंडर लाया था, उसमें से वह एक ब्लैक कलर के लिक्विड को निकालता है और उसकी एक ड्रॉप को वह चार्ली की ड्रिंक में मिला देता है। हम देखते हैं कि वह चार्ली के रूम में जाता है और उसे ड्रिंक पीने की बात कहता है। चार्ली उससे बातें करते हुए वह ड्रिंक पी लेता है और फिर चार्ली अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर शॉ और चार्ली इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यह लोग उस शिप के अंदर वापस जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ली सुबह उठ के देखता है कि उसकी तबीयत कुछ खराब हो रही है। उसकी आंखें लाल होने लगी हैं और उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा है। अब जैसे ही यह सारे साइंटिस्ट उस डोम में जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर वही दो साइंटिस्ट मरे पड़े हैं। उनको किसी एक अजीब से दिखने वाले क्रिएचर ने मार दिया है। उनमें से एक साइंटिस्ट का मुंह एसिड से जला हुआ रहता है। यह सब देखकर यह लोग बहुत ही डर जाते हैं और यहाँ से वापस जाने की बात कहते हैं। लेकिन अब चार्ली की तबीयत एकदम खराब हो चुकी थी। यह देखकर शिप की इंचार्ज कहती है कि वह चार्ली को इस शिप पर वापस नहीं आने दे सकते क्योंकि शायद उसके शरीर में कोई वायरस आ गया है। लेकिन इस पर डॉक्टर शॉ कहती है कि चार्ली ठीक हो जाएगा, हमें उसे शिप के अंदर ले जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब यहाँ पर चार्ली का चेहरा एकदम काला पड़ चुका है और वह एकदम अजीब से क्रिएचर में। फिर हम देखते हैं कि चार्ली को शिप की इंचार्ज फ्लेम थ्रोअर से जलाकर मार डालती है और बाकी सब लोगों को अंदर बुला लिया जाता है।
इस पर डॉक्टर शॉ बेहोश हो जाती हैं और जब वह उठती हैं तो उन्हें मेडिकल रूम में डेविड एग्जामिन कर रहा होता है और उन्हें यह बताता है कि आप 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं। इस पर डॉक्टर शॉ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वह कहती हैं कि उन्होंने और चार्ली ने एक दिन पहले ही इंटरकोर्स किया है। इस पर 3 मंथ चाइल्ड प्रेगनेंसी की बात एकदम बेहुदा है। लेकिन फिर आगे डेविड बताता है कि यह कोई आम इंसान का चाइल्ड नहीं है, बल्कि यह एक अजीब सा दिखने वाला स्पीशीज है। यह चीज जानकर डॉक्टर शॉ एकदम हैरान हो जाती है। वह फटाफट से ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागती है। इसके बाद वह ऑटोमेटिक मशीन को चालू कर अपने अंदर से इस एलियन को बाहर निकालती है। जैसे ही वह एलियन बाहर निकलता है, हम देखते हैं यह एक ऑक्टोपस की शेप का क्रिएचर है। अब डॉक्टर शॉ उसे रूम में बंद कर वहां से भाग जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग जो चार्ली को मरा हुआ समझकर बाहर छोड़ आए थे, वह एक अजीब तरीके के एलियन में बदल चुका है। जैसे ही अब साइंटिस्टों की टीम बाहर आती है, वह सभी पर हमला कर देता है और काफी साइंटिस्टों को मार देता है। इस पर शिप का कैप्टन बड़ी मुश्किल से चार्ली को मारने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड अकेला उस शिप पर निकल जाता है। वहां जाकर उसे यह पता लगता है कि वहां पर अभी भी एक इंजीनियर जिंदा है जो कि डीप स्लीप में है, और साथ ही डेविड को यह भी पता लगता है कि यह इंजीनियर अर्थ पर जाने के लिए निकले थे और इनका प्लान अर्थ पर सारी एग्जिस्टेंस को खत्म करने का था। इसके लिए उन्होंने काफी सारे सिलेंडर्स में वही ब्लैक लिक्विड जमा कर रखा था, जिससे यह लोग अर्थ पर इनको गिराकर वहां पर सारी एग्जिस्टेंस को खत्म करने वाले थे। लेकिन इनका प्लान किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाने के साथ कई और क्रिएचर्स को भी बनाया था। इन्हीं के बनाए हुए एक क्रिएचर्स ने, जो कि ऑक्टोपस की शेप का दिखता है, इन पर हमला कर दिया था। लेकिन इन्हीं में से एक इंजीनियर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था और वह अपने आप को डीप स्लीप में रख लेता है, ताकि अगर वहां पर कोई इंजीनियर बाद में आए तो उसे बचाया जा सके। डेविड यह सारी बातें शिप के इंजीनियर्स को बताता है। इसके बाद हम पहली बार देख सकते हैं कि पीटर, जो कि उसी शिप के अंदर मौजूद था और दिखने में काफी बूढ़ा लग रहा था, वह अपने एक सीक्रेट रूम से बाहर आता है। उसके शिप पर होने की बात अब सारे साइंटिस्टों को पता लग जाती है और वह कहता है कि हम उन इंजीनियर्स के पास जाएंगे जो कि अभी भी उस डोम के अंदर मौजूद है, और उसे डीप स्लीप से जगा कर यह पूछेंगे कि हम कैसे इंसानों को अमर बना सकते हैं। इसके बाद बचे हुए साइंटिस्ट पीटर और डेविड वहां पर जाते हैं। वहां पे डेविड उस इंजीनियर को डीप स्लीप से जगाता है और उसके जगने के बाद डेविड उससे एक अलग सी लैंग्वेज में बात करता है। जैसे ही ये बात इंजीनियर को पता लगती है कि पीटर यहाँ पर अपने आप को अमर करने के लिए आया है, वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और साथ में खड़े हुए डेविड की गर्दन तोड़कर अलग कर देता है और वह उससे पीटर को मारता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पीटर इसी के चलते मर जाता है और वह इंजीनियर वहां पर बाकी साइंटिस्टों पर भी हमला करता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहां से डॉक्टर शॉ भागने में कामयाब हो जाती हैं। फिर डॉक्टर शॉ इसके प्लान के बारे में सब लोगों को बताती हैं। वह शिप पर कैप्टन को यह बताती हैं कि यह इंजीनियर अब अर्थ की तरफ जाने के लिए निकल रहा है और हमें ऐसा करने से इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर यह अर्थ तक पहुंच गया तो यह सारी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा। इस पर शिप का कैप्टन यह डिसाइड करता है कि वह खुद को सेक्रीफाइस कर देगा अर्थ को बचाने के लिए। वह यह प्लान बनाता है कि वह इसकी शिप के साथ अपनी शिप को टकरा कर ब्लास्ट करवा देगा और वह मिशन की इंचार्ज और डॉक्टर शॉ को बचाने के लिए कंपार्टमेंट अपनी शिप से अलग कर देता है। उस कंपार्टमेंट के अंदर खाने पीने का सामान रहता है, जिससे कि यह लोग यहाँ पर 2 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे इंजीनियर्स यहाँ से बाहर जाने के लिए अपनी शिप को टेक ऑफ करता है, वैसी कैप्टन अपनी शिप को उस इंजीनियर की शिप के साथ टकरा देता है और शिप में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसी ब्लास्ट के दौरान शिप की इंचार्ज मर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड डॉक्टर शॉ को यह बताता है कि इंजीनियर अभी तक मरा नहीं है, वह डॉक्टर शॉ को मारने के लिए उनके पास आ रहा है। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही वह इंजीनियर डॉक्टर शॉ को मारने के लिए उसकी शिप के अंदर जाता है, यहाँ पर वह ऑक्टोपस बहुत ही बड़ा हो चुका होता है, जिसे कि डॉक्टर शॉ पहले रूम के अंदर बंद कराई थी। वह इंजीनियर पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर शॉ उससे बचकर बाहर भाग जाती है। फिर डेविड डॉक्टर शॉ को यह बताता है कि वह अब भी इस जगह से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई और उसे ऑपरेट करना सिर्फ डेविड को आता है। इसीलिए डॉक्टर शॉ उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर हम देख सकते हैं कि डेविड और डॉक्टर शॉ एक दूसरी शिप में बैठकर यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन डॉक्टर शॉ यह डिसाइड करती हैं कि वह अर्थ पर ना जाकर उस जगह पर जाएंगी जहां से यह इंजीनियर्स आए थे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह इंजीनियर्स ने इस जगह पर जो बेस बना रखा है वह इनका घर नहीं है, बल्कि यह एक किसी तरीके का मिलिट्री सिस्टम है जहां पर यह लोग हथियार और स्पेसशिप रखा करते थे। फिर इसी के साथ वह ब्रॉडकास्ट करती हैं कि अगर किसी को यहाँ पर उनका मैसेज मिले उन्हें ढूंढते हुए यहाँ ना आए, क्योंकि यह लोग अब इंजीनियर्स के प्लेनेट की ओर जाने लगे हैं। अब हमें इस मूवी में प्रोमीथियस एक्सपेडिशन के 11 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शिप जिसका नाम कॉन्वेनेंट होता है वो एक प्लैनेट ओरेगा 6 पे 15 क्रू मेंबर और 2000 कॉलोनिस्ट के साथ जा रही होती है। इनके पास 1000 से ज़्यादा ह्यूमन एम्ब्रियोज भी होते हैं, क्योंकि ये उस प्लेनेट पर जाकर ह्यूमंस को बसाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शिप को मॉनिटर करने के लिए एक रोबोट बनाया गया होता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। ये पिछले बनाए हुए रोबोट डेविड से फिजिकल अपीयरेंस में मैच करता है, लेकिन ये उसके मॉडल का हायर वर्जन होता है। अब जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक सोलर बस्ट की वजह से इनके शिप के चार्जिंग पैनल्स में कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से शिप पर डीप स्लीप में सो रहे 47 कॉलोनिस्ट मर जाते हैं। और जैसे ही शिप में खराबी होती है सारे क्रू मेंबर को जगा देता है। अब हम देखते हैं कि 15 में से 14 क्रू मेंबर तो डीप स्लीप से जग जाते हैं, लेकिन इसी के बीच में जब ये लोग शिप के कैप्टन जेक को बचाने के लिए जाते हैं तो उसके स्लीपिंग चैम्बर में कुछ माल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके स्लीपिंग चैम्बर में आग लग जाती है और वो उसी में जल कर मर जाता है। और जब ये लोग इस शिप को ठीक कर रहे होते हैं तभी इनमें से एक क्रू मेंबर को पास के प्लैनेट में से कुछ रेडियो ट्रांसमिशन आ रहे होते हैं। जब ये लोग इसे एनालाइज करते हैं तो ये पाते हैं कि ये वॉइस सिग्नल किसी ह्यूमंस ने भेजे हैं। अब यहाँ पर शिप का नया कैप्टन ओरम ये डिसाइड करता है कि ये लोग इस प्लैनेट पर जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अगर ये प्लैनेट अच्छा हुआ तो ये लोग ओरेगा 6 न जाकर इसी प्लैनेट पर ह्यूमन पॉपुलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। इस पर एक क्रू मेंबर जिसका नाम डैनियल होता है, जो कि जेक की वाइफ होती है, वो ओरम से कहती है कि हमने अपने काफ़ी साल ओरेगा 6 को ढूंढने में बिता दिए हैं, और ऐसे में अगर तुम एकदम से प्लान में चेंज करते हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लेकिन ओरम उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और शिप को उसी प्लैनेट की तरफ ले जाने के लिए बोलता है जहाँ से इन्होंने सिग्नल रिसीव किए थे। अब यहाँ पर जैसे ये शिप उस प्लैनेट के ऑर्बिट में एंटर करता है और एक एक्सपीडिशन टीम को इस प्लैनेट के एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए भेज दिया जाता है। जब ये लोग इस प्लैनेट की सर्च कर रहे होते हैं तभी क्रू मेंबर लेडवर्ड और हैलेट को यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। ये इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन रहता है और ये इनकी बॉडी में उसी तरीके से रिएक्ट करने वाला होता है जैसे कि हमने प्रोमीथियस मूवी में देखा था। इसके बाद ओरम की वाइफ यहाँ पर बीमार पड़ रहे लेडवर्ड को बचाने के लिए बाकी क्रू मेंबर को बताती है कि वो लेडवर्ड को लेकर लैंडर के अंदर वापस जा रही है, और वो लैंडर में पहले से मौजूद क्रू मेंबर को एक मेडिकल चैम्बर तैयार करने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडवर्ड को जैसे उस चैम्बर के अंदर ले जाया जाता है, लेडवर्ड के ऊपर उस वायरस का असर बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और यहाँ लेडवर्ड की बैक साइड में से एक क्रिएचर उसकी बॉडी को टीयर करके बाहर आ जाता है, और इस क्रिएचर का नाम नियोमॉर्फ होता है। ये लेडवर्ड की बॉडी से निकलकर सीधा एरन पे अटैक कर देता है। इस चीज़ को देखकर उस शिप पर मौजूद क्रू मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो गन से इस क्रिएचर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी के दौरान वो यहाँ पर मिस फायर करती है और शिप के किसी कंपोनेंट में जाकर उसकी बुलेट लग जाती है, और जिसकी वजह से इस लैंडर में एक्सप्लोजन हो जाता है और ये लैंडर वहीं पर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और बाकी के क्रू मेंबर जब हैलेट को लेकर इस शिप की तरफ आ रहे होते हैं तभी हैलेट की बॉडी में से भी इसी तरीके का क्रिएचर बाहर आता है और वो उसकी बॉडी से बाहर आकर यहाँ पर बाकी क्रू मेंबर पर अटैक करने लगता है और एक क्रू मेंबर को मार देता है। अब क्रू मेंबर मिलकर इस नियोमॉर्फ को मारने में कामयाब हो जाते हैं और इसी बीच पास ही से एक दूसरा नियोमॉर्फ इन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इसी बीच में डेविड जो कि प्रोमीथियस मूवी का रोबोट होता है वो अचानक से आ जाता है और वो इन सारे क्रू मेंबर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। और यहाँ पर डेविड सभी को बताता है कि कैसे एलिजाबेथ शॉ और वो इस प्लेनेट पर ह्यूमंस को बनाने वाले इंजीनियर्स की सर्च में आए थे और शिप में किसी माल फंक्शन होने की वजह से इन इंजीनियर्स का वायरस वाला बायो वेपन
गिर जाता है और यहाँ पर सभी इंजीनियर्स को मार देता है। और डेविड ये भी बताता है कि इसी के दौरान ही शॉ भी इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। अब यहाँ पर डेविड बाकी सब लोगों को इस जगह पर रेस्ट करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्रू मेंबर ऑर्बिट में अपने शिप कॉन्वेनेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेदर काफी ज्यादा खराब होने की वजह से ये उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। अब आगे इनकी एक क्रू मेंबर जिसका नाम रोजेंथल होता है, वो यहाँ पर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। अब हम देखते हैं कि जो नियोमॉफ शिप से आया होता है वो इनके पास पहुंच चुका होता है और वो रोजेंथल को मार देता है। डेविड उस क्रिएचर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ऑरम उस क्रिएचर पर लेजर पॉइंट कर कर उस क्रिएचर को मार डालता है और वो डेविड पर गन पॉइंट कर पूरी बात एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि डेविड कुछ चीजें छुपा रहा है। इसके बाद डेविड ऑरम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो अपना पूरा प्लान रिवील करता है। वो ऑरम को बताता है कि कैसे उसने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन सभी इंजीनियर्स को मार दिया था और वो ये चाहता था कि जो इंजीनियर्स ने वायरस बनाया है वे उसे ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके एक नए तरीके का क्रिएचर बनाए, क्योंकि डेविड हमेशा से ऐसा चाहता था कि वो भी किसी को क्रिएट करे। और इसी बात करने के दौरान में डेविड ओरम को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो उसे एक जगह पर लाता है जहाँ पर काफी सारे अजीब तरीके के एक्स रखे होते हैं और वो उससे कहता है कि ये चीजें बिल्कुल सेफ है और उसे इस चीजों को देखना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही ओरम उस चीज के पास आता है तभी उस एग के अंदर से एक फेस हगर निकलता है जो कि ओरम पर अटैक कर कर वायरस उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही ओरम को होश आता है उसके पास डेविड बैठा हुआ होता है और वो उससे बोलता है कि एक नए तरीके का क्रिएचर आने वाला है। इस पर ओरम सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ओरम की चेस्ट में से एक अजीब तरीका का क्रिएचर उसकी चेस्ट को बर्स्ट कर कर बाहर निकलता है और ओरम यहाँ पर मर जाता है। अब बाकी क्रू मेंबर ओरम और रोजेंथल को ढूंढने के लिए जाते हैं और इसी के बीच में डेविड वॉल्टर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसे लगता है कि शायद वॉल्टर भी उसी के तरीके का रोबोट है और वो ह्यूमंस को मारने में और उन पर एक्सपेरिमेंट करने में उसकी मदद करेगा। और यहाँ पर डेविड वॉल्टर को अपना सारा प्लान रिवील कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वॉल्टर को मिसेस शॉ की बॉडी मिलती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे डेविड ने उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे डेविड ह्यूमन बॉडी को लेकर वायरस को उनके साथ म्यूटेट करता है और वो एक ऐसा क्रिएचर बनाना चाहता है जो कि बहुत ज़्यादा सुप्रीम हो और वो उसे अपना क्रिएशन मान सके। इसके बाद डेविड वॉल्टर को बताता है कि कैसे ह्यूमंस एक इंफीरियर स्पीसीज हैं जिन्हें कि इस गैलेक्सी में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसके बाद वॉल्टर डेविड से डिसएग्री होता है तो डेविड सिस्टम को डिसेबल कर देता है और क्रू की नई इंचार्ज डैनियल को कहने लगता है कि वो अब उसे उसी तरीके से मारेगा जैसे उसने शॉ को मारा था। लेकिन हम देखते हैं कि वॉल्टर तभी अपने आप को रिपेयर कर कर डैनियल को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और यहाँ पर डेविड और वॉल्टर के बीच में लड़ाई होती है। अब बाकी के जो क्रू मेंबर होते हैं वो भी यहाँ पर चल रहे डेविड के एक्सपेरिमेंट को समझ जाते हैं, लेकिन इसी बीच उन पर भी एक फेस अगर अटैक कर देता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कोवेनेंट शिप को आने के लिए बोलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जेनोमॉर्फ इनके पास आकर एक क्रू मेंबर को मार डालता है, लेकिन दूसरा क्रू मेंबर लोप यहाँ से बचने में कामयाब हो जाता है और वो डैनियल के साथ मिलकर यहाँ से जाने के लिए बोलता है और डैनियल और लोप मिलकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और वो कोवेनेंट शिप को आने के लिए बोलते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोवेनेंट शिप इनके पास आ गया होता है और जैसे ही वो शिप यहाँ से जाने वाला होता है तभी इनके पास डेविड आता है और वो इन लोगों को ये बताता है कि वो डेविड नहीं, वो वॉल्टर है। अब क्योंकि दिखने में वॉल्टर और डेविड एक जैसे होते हैं तो यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं लगा पाता कि ये डेविड ही है। दरअसल डेविड ने वॉल्टर को फाइट के दौरान मार दिया होता है। अब वो इन लोगों के साथ इस शिप पर जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तभी इस शिप पर जेनोमॉर्फ भी आ जाता है और वो इस शिप के अंदर आने के लिए इसके ग्लासेस को ब्रेक करने लगता है। इस पर डैनियल प्लान बनाकर उस जेनोमॉर्फ को एक शिप में ही मौजूद डिवाइस के अंदर पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। अब अगली सुबह डैनियल और शिप का पायलट टेनेजी
ये पता लगाता है कि लोब पर जो अटैक हुआ था उसकी वजह से उस पर भी वायरस का असर हो गया था और उसकी बॉडी में से एक जेनोमॉर्फ निकलकर शिप पर आ चुका होता है और वो 2 क्रू मेंबर ड्रिक और उसकी वाइफ को मार डालता है। इसके बाद में टेंजी और डैनियल मिलकर उस क्रिएचर को इस शिप से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पे उसे हेलो शिप के गेट के पास लाते हैं। जब ये लोग उस शिप के गेट के पास पहुंच चुके होते हैं तभी एलियन डैनियल पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डैनियल अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो जाती है और एलियन ईगल के साथ टकरा कर मारा जाता है और वो बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर बचे हुए सर्वाइवल जिनमें कि टेनेजी और डैनियल होते हैं, वो अपनी शिप को ओमेगा 6 के लिए कंटिन्यू करने का प्लान बनाते हैं। डैनियल और टेनेजी वो स्लीपिंग चैम्बर में जाने का प्लान करते हैं क्योंकि इन्हें ओमेगा 6 पर पहुंचने के लिए अभी भी 7 साल का टाइम लगने वाला था। अब यहाँ पर इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रिवील होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब डेविड डैनियल को उसके स्लीपिंग चैम्बर में सुला देता है तब डैनियल उससे एक सवाल पूछती है और क्योंकि ये रोबोट वॉल्टर नहीं होता तो ये उसका रिप्लाई नहीं कर पाता, जिस चीज को देखकर डैनियल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन वो अपने स्लीपिंग चैम्बर में लॉक्ड हो चुकी होती है और डेविड उससे कहता है कि अब उसके सोने का टाइम हो गया है और उसके स्लीपिंग चैम्बर को बंद कर देता है, जिससे कि डैनियल भी डीप स्लीप में चली जाती है। और अब इस पूरी शिप का कंट्रोल डेविड के पास होता है और वॉल्टर की आवाज कॉपी कर वो इस शिप के सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें कि वो कहता है कि डैनियल और टेनेजी को छोड़कर बाकी सारे क्रू मेंबर एक न्यूट्रिनो ब्लास्ट में मारे गए हैं और ओमेगा 6 के पाथ पर कंटिन्यू करता है और यहीं पर इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब इस मूवी का अगला पार्ट एलियन अवेकनिंग है, जो कि हाल ही के ईयर में रिलीज होने वाला है, इसमें कि हमें पता चलेगा कि डेविड अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसी ही आने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।